AS17 लास्ट टाइम हमने पढ़ा था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 और अब है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17। यह है सेगमेंट रिपोर्टिंग पर। सेगमेंट रिपोर्टिंग का मतलब होता है कि हमें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सेगमेंट के हिसाब से अलग अलग हमारे बिजनेस के पार्ट के हिसाब से रिपोर्टिंग करनी पड़ती। तो ये AS17 मैंडेटरी है नॉन SMC मतलब हमारे लेवल 1 एंटिटीज इन केस ऑफ नॉन कॉर्पोरेट अगर है, वरना हमारी नॉन SMC के लिए है। अदर एंटिटीज आर अनकरेज टू कंप्लाई विद AS17 मतलब कि आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 को फॉलो करें तो अच्छा है, बढ़िया माना जाए। सबके लिए कंपलसरी नहीं है, ठीक है ना। तो स्मॉल एंड मीडियम साइज जो हमारी कंपनीज होती हैं उन्हें हम SMC कह देते हैं। तो मतलब बड़े बड़े बिजनेस के लिए ये एप्लीकेबल, छोटे मोटे बिजनेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। वैसे भी छोटे मोटे बिजनेस का इतना बड़ा सेगमेंट होगा भी नहीं, तो इन्हें एडिशनल इंफॉर्मेशन कुछ देनी है ताकि यूजर जो है उसे हेल्प मिल पाए, है ना, समझने के लिए। अप्रिशिएट मोर थोरोली द रिजल्ट्स एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटिटी बाय परमिटिंग ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट्स पास्ट परफॉर्मेंस एंड thus a better assessment of the risk return and future prospect. Become aware of the impact that changes in significant business component may have on the business and thus make more informed judgment of the enterprise as a whole. तो अगर हमें ये पता चल रहा है बिजनेस की सेल 500 करोड़ है, लेकिन अगर हमें ये पता चले बिजनेस की जो सेल 500 करोड़ है इसमें कितनी साउथ इंडिया से आई है, कितनी नॉर्थ इंडिया से है, कितनी वेस्ट से है, कितनी नॉर्थ से है, कितनी सेंट्रल इंडिया से है, तो हमारे को ज्यादा अच्छा इंफॉर्मेशन मिलेगा। फ्यूचर के बारे में हम ज्यादा बेहतर तरीके से अंदाजा लगा पाए। Such segment information is particularly useful for financial analysis by making available data for forecasting and decision making. A17 being a reporting standard, disclosure constitute its core element. तो ये मेनली तो देखिए हमारा जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनते हैं उसकी मेन 3 रिक्वायरमेंट हो, मतलब 3 पर्पस के लिए मेनली हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनते हैं आते हैं। क्या क्या होता है? एक होता है कि मेजरमेंट कैसे किया ना किसी भी चीज को, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट को। दूसरा रहता है एक तो मेजर कैसे हो, उसकी अकाउंटिंग कैसे हो, वो हम कैसे रिकॉर्ड करें और उसको डिस्क्लोज कैसे करें। तो ये मेनली डिस्क्लोजर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। यहाँ पर ये नहीं है कि हम किसी चीज को कैसे मेजर कर रहे हैं, कैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, अकाउंटिंग कैसे हो रही है। यहाँ पर है डिस्क्लोजर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे डिस्क्लोज करना। तो ऑब्जेक्ट है इसका कि हमारा जो बिजनेस है अगर उसमें अलग अलग प्रोडक्ट है, ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट है, सर्विसेज है, या हम अलग अलग जियोग्राफिकल एरिया में अपने बिजनेस को फैला चुके हैं और वहां पर अलग अलग हमारा प्रॉफिट आ रहा है, अलग एरिया या अलग प्रोडक्ट में अलग प्रॉफिट है, डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज हैं ग्रोथ की, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है और डिफरेंट ही रिस्क हैं अलग अलग प्रोडक्ट में एंड अलग अलग एरिया में। The objective of the standard is to establish principle for reporting financial information about the different types of products and services an enterprise produces and the different geographical area in which it operates. आप याद करिए कोई ऐसी कंपनी जो मल्टीपल टाइप के प्रोडक्ट में डील करती है। वैसे तो जो बहुत ही बड़ी कंपनी होती है वो अपना अलग ही बिजनेस बना देती है, कंपनी ही अलग बना देती है। जैसे टाटा है, टाटा कार भी बनाती है ना, और टाटा का ज्वेलरी का बिजनेस भी है तनिष्क के नाम से। टाटा का घड़ी का वॉचेस का बिजनेस भी है टाइटन के नाम से। ऐसे बहुत सारे बिजनेस, टाटा स्टील है। तो इन्होंने सबकी अलग अलग कंपनी बना दी। सपोज सब एक ही कंपनी में काम हो रहा है, अगर कोई बहुत बड़ा इतना बड़ा एम्पायर नहीं है
तो वो कैसे रिपोर्टिंग करें उसके बारे में बातचीत। Such information help user of financial statements better understand the performance of enterprise, better assess the risk and return, and make more informed judgment about the enterprise as a whole. Applicability की बात करें, जैसा हमने कहा, this statement applied to presentation of general purpose financial statement and also to consolidated financial statement. If a single financial reports contain both consolidated financial and separate financial statement of the parent, segment reporting need be present only on the basis of consolidated financial. मतलब अगर आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं तो आपको सिंगल स्टेटमेंट मतलब अलग अलग है, सेपरेट है, तो आप करिए, कंसोलिडेटेड है तो भी करिए, लेकिन अगर दोनों एक साथ आप रिपोर्टिंग में दे रहे हैं तो दोनों का सेगमेंट करने का सेंस नहीं है। आप केवल कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सेगमेंट बनाकर उसको आप प्रेजेंट कर दीजिए। द कंप्लायंस विद दिस स्टेटमेंट हैज टू बी टोटल एंड इज मैंडेटरी। कुछ रिलेवेंट टर्म्स हैं यहाँ पर, जैसे कि बिजनेस सेगमेंट। ए बिजनेस सेगमेंट इसे डिस्टिंग्विशेबल मतलब डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम, कंपोनेंट ऑफ ए एंटरप्राइज एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग एन इंडिविजुअल प्रोडक्ट और सर्विस और ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट और सर्विसेज एंड दैट इज सब्जेक्ट टू रिस्क एंड रिटर्न दैट आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ अदर सेगमेंट। तो बिजनेस में अगर हम अलग अलग प्रोडक्ट या सर्विसेज में डील करते हैं और अगर उनका रिस्क और रिटर्न अलग अलग है तो वो बिजनेस सेगमेंट हमारा सेपरेट माना। The factor to be considered in determining whether the product and services are related include nature of product or services, that is cement, steel and paper. अब आपको पता है जेके कंपनी है एक, उसका सीमेंट आता है, जेके के टायर भी आते हैं, जेके का पेपर भी आता है। तो अब नेचर और जो प्रोडक्ट और सर्विसेज है वो बिल्कुल अलग अलग है ना। आप सेगमेंट ऐसा भी कर सकते हैं कि ऑटोमेटिक बेसिस काम पर हो रहा है आपका या मैनुअली काम हो रहा है, कस्टमर के हिसाब से भी आप अलग अलग कर सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल वर्सेस रिटेल। रिटेल में क्या होता है, एक कस्टमर आता है, इंस्टीट्यूशनल मतलब होलसेल बिजनेस, आप बड़े बड़े बिजनेस को ही सप्लाई करते हैं। आप फ्रेंचाइजी के हिसाब से सेल करते हैं या ब्रांच के हिसाब से, बैंकिंग कंपनी है, इंश्योरेंस है, इस तरीके से भी आप सेगमेंट, मतलब सेगमेंट बहुत सारे तरीके से अलग अलग हो सकते। A single business segment does not include products and services with significant different risk and return. तो अगर हमारा जो प्रोडक्ट सर्विसेज हैं वो अलग अलग, बहुत ज्यादा अलग अलग रिस्क और रिटर्न नहीं है तो उसे हम सिंगल बिजनेस सेगमेंट ही बोलेंगे ना। While there may be dissimilarities with respect to one or several of the factors listed in the definition of business segment, the product and service included in a single business segment are expected to be similar with respect to a majority of the factors. देखिए, तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल हम नहीं बना, लेकिन अब जैसे आप साबुन बना रहे हैं और साबुन का साइज है 75 ग्राम, 100 ग्राम, 150 ग्राम, तो इसे अलग अलग सेगमेंट हम नहीं मान सकते कायदे से, है ना। क्योंकि प्रोडक्ट तो सेम ही है। हम शैम्पू बना रहे हैं, साबुन बना रहे हैं, हम उसको चाहें तो अलग सेगमेंट मान सकते हैं ना, दोनों ही अलग चीजें। तो बिजनेस सेगमेंट क्या है ये हमें पता चला। अब हम बात करते हैं जियोग्राफिकल सेगमेंट क्या होता है। A geographical segment is a distinguishable component of an enterprise engaged in providing product or service within a particular economic environment and that is subject to risk and return that are different from those components operating in other economic environment. देखिए, हमारा इंडिया जो है उसमें अलग अलग स्टेट है, अलग अलग स्टेट का डिफरेंट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, टैक्स रेट अलग अलग हो सकते हैं, लोग अलग। इंडिया एक ऐसा डाइवर्सिफाइड कंट्री है जहां पर हर 50-100 किलोमीटर के बाद लोगों का रहन सहन, लैंग्वेज तक चेंज हो जाती।
तो उनका बिल्कुल रहन-सहन भी अलग हो जाता है। आप अब हम दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, तो यहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है, अगर ठंड होती है, गर्मी होती है, तो गर्मी भी एक्सट्रीम पड़ती है। लेकिन अगर आप और जगह जाएँ, अगर साउथ में जाएँ, तो साउथ में ठंड नहीं पड़ती है ना? तो वहाँ साउथ के लोग यहाँ पर जब आएँगे ना, मार्च में, फरवरी-मार्च में या अक्टूबर-नवंबर में, तो उन्होंने स्वेटर पहन रखा होता है, जब हम हाफ टी-शर्ट में क्योंकि उन्हें यहाँ पर उस समय ठंड लग रही होती है, क्योंकि वहाँ होती नहीं है ठंड। और वहाँ पर एक्सट्रीम गर्मी भी नहीं होती। जितना जितना यहाँ 50 डिग्री के आसपास भी हम कई बार पहुँच जाते हैं, तो इतनी गर्मी भी नहीं होती। वहाँ का रहन-सहन अलग है। वहाँ शादियों में लोग बहुत ज़्यादा गोल्ड ज्वेलरी पहनते हैं। वहाँ पर थोड़ा माहौल और ऐसा सिस्टम है कि वहाँ इतना डर नहीं है। लोग गोल्ड की ज्वेलरी पहनकर घूमते भी हैं। आराम से यहाँ डर रहता है। अब पहले से थोड़ा बेहतर जो है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हुई है, लेकिन अभी भी हमें डर लगता है कि कोई शादी में भी जा रहे हैं तो आर्टिफिशियल पहन लें ज्वेलरी, ओरिजिनल गोल्ड या डायमंड ज्वेलरी में डर लगता है कहीं कोई छीन ना ले। रात को देर से आएँगे तो कोई समस्या। ऐसा अभी भी हमें डर बना रहता है ना? अब जहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी है, वहाँ पर एसी और रेफ्रिजरेटर, स्वेटर अब हर एक टाइप का अलग बिज़नेस होगा। वहाँ एसी, रेफ्रिजरेटर कम बिकेंगे, इतने ज़्यादा नहीं बिकेंगे, लेकिन स्वेटर ज़्यादा बिकेंगे, जैकेट ज़्यादा बिकेंगे। ऐसे ही है, जगह के हिसाब से भी बहुत फैक्टर में डिफरेंस आता है। तो फैक्टर टू बी कंसीडर्ड इन आइडेंटिफाइंग जियोग्राफिकल सेगमेंट, उसमें हम क्या है, आप इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशन देख सकते है ना? डेमोक्रेसी वर्सेस मिलिटरी रूल, वैसे तो इंडिया में तो सब डेमोक्रेसी है, लेकिन अगर आप कई कंट्री में काम करते हैं फिर तो ऑटोमेटिकली वो जियोग्राफिकल है, हर कंट्री एक अलग सेगमेंट है। रिलेशनशिप बिटवीन ऑपरेशन इन डिफरेंट जियोग्राफिकल एरियाज, proximity of operations, special risk associated with particular area। अब आप इंडिया के अंदर बहुत सारी स्टेट ऐसी हैं जहां पर थोड़ा सा है ना ज्यादा रिस्क है। एक तो बैकवर्ड एरिया का, दूसरा रिस्क ये है, आपने सुना होगा माओवादी वगैरह होते हैं या बहुत सारे आतंकवादी होते हैं ना, तो वहां पर भी बहुत ज्यादा रहता है। अगर कोई ऐसी कंट्री है जहां पॉलिटिकल या इकोनॉमिक एनवायरनमेंट स्टेबल नहीं है, तो वहां थोड़ा सा भी लड़ाई झगड़ा होता है तो लोग दुकानें लूट लेते हैं, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा नहीं है तो। और ऐसा नहीं है कि ये हम इंडिया की बात कर, मैं आपको बता रहा हूँ गारंटी देकर, मतलब बहुत ही एक अच्छे तरीके से समझिए कि इंडिया की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अगर आप शहर में है और बहुत बढ़िया है। कई कंट्री की सिचुएशन, डेवलप कंट्री की इतनी बुरी है, हमें लगता है अमेरिका, फ्रांस, ये क्या कंट्रीज हैं। मतलब इनकी इतनी बुरी हालत है, इतनी बुरी हालत है कि कुछ भी लूट लेते हैं। कई रोड ऐसी हैं वहां पर कुछ भी लूट लेंगे, आप जा रहे हैं लूट लेंगे, आपको कोई कहने सुनने वाला नहीं मिलेगा। तो आप ये मत समझिए, समझिए कि इंडिया की हालत खराब है और वो कंट्री बहुत ही बढ़िया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्रांस में पूरी दुनिया के टॉप कंट्री है जहां पर लोग घूमने जाते हैं, पेरिस जाते हैं टावर देखने। वहां पर उठाई गिरी, झपट मारी, पर्स छीन के ले गए, इतनी घटना होती। इंडिया के बहुत सारे बड़े बड़े जो है एक्ट्रेसेस हैं, वो गई थी, उनके पर्स छीन के भाग गए। अमेरिका में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर आते हैं, और आप मूवीज देखते होंगे, हॉलीवुड मूवीज देखते होंगे, कई बार देखते नहीं है क्योंकि वहां पॉपुलेशन कम है। पॉपुलेशन कम होने का फायदा नुकसान बहुत है, दोनों टाइप की चीजें हैं। तो वहां पर पॉपुलेशन कम होने से नुकसान ही है कि कई जगह क्या है कि कोई रेस्टोरेंट है तो आसपास पता चला
कोई परिंदा पर नहीं मारा, दिखाई नहीं दे रहा कोई भी। वहां जाते हैं, आप मूवी देखते होंगे ना, गए गन दिखाई, लाओ भैया पैसे निकालो। लेकिन यहाँ देखो, इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री में यहाँ पर हर जगह आप सीसीटीवी है, बड़े आराम से पकड़े जाते हैं। तो जब कोई इंसान कोई चोरी या डकैती या ऐसे झपटमारी करेगा तो उसे ये बात का डर नहीं है कि वो पकड़ा जाएगा। लेकिन वहां बेरोजगारी इतनी है, मतलब डेवलप कंट्री की भी हालत बहुत खराब। तो अलग अलग कंट्री के हिसाब से हम कह सकते हैं कि वो सब सेगमेंट अलग है, एक्सचेंज कंट्रोल के हिसाब से, करेंसी के हिसाब से। तो हम जियोग्राफिकल सेगमेंट केवल ये नहीं है कि जगह, करेंसी हो गई, गवर्नमेंट हो गई, ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जिस हिसाब से हम जियोग्राफिकल सेगमेंट बना सकते हैं अलग अलग। द जियोग्राफिकल सेगमेंट कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ असेट्स और ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ कस्टमर्स। तो उस हिसाब से भी हमारा जियोग्राफिकल सेगमेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, पीके कैपिटल कैरीज ऑन ए लार्ज बैक ऑफिस ऑपरेशन इन हैदराबाद, while the assets are located in India, the customer serviced are in UK, USA, etc. PK Capital may also operate from Philippines, catering to similar customers. The classification can therefore be India and Philippines or UK, USA based on the causes of risk and return. ठीक है ना? तो इस तरीके से हम अलग अलग कर सकते हैं। अब हमें ये तो पता चल गया कि हमारे पास सेगमेंट अलग अलग हो सकते हैं। वो सेगमेंट दो टाइप के हो सकते हैं, एक बिजनेस सेगमेंट, अलग अलग चीजें बना रहे हैं, है ना, एक जो है जियोग्राफिकल सेगमेंट। तो एक बिजनेस सेगमेंट अलग अलग हो सकते हैं, जियोग्राफिकल सेगमेंट अलग अलग हो सकते हैं। तो हम रिपोर्टिंग किसकी करें? तो जिस सेगमेंट की रिपोर्टिंग होगी उसे बोलेंगे रिपोर्टेबल सेगमेंट। तो रिपोर्टेबल सेगमेंट में क्या होगा? सेगमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ विच सेगमेंट इंफॉर्मेशन हैज टू बी डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो उसके लिए 5 पॉइंट क्राइटेरिया है। उस क्राइटेरिया के हिसाब से जो भी सेगमेंट हमारा आएगा वो रिपोर्टेबल सेगमेंट हो जाएगा। एंटरप्राइज रेवेन्यू, revenue from sale to external customer as reported in the statement of P&L. Intra-company sale is not regarded as revenue for the purpose of financial reporting. देखिए, हमारे पास मान लिया 500 ब्रांचेस हैं जिससे हम माल बेचते हैं। अब क्या होता है, एक ब्रांच में माल खत्म है, दूसरे में उसकी सेल रिक्वायरमेंट आई, उन्होंने एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में मंगा लिया, तो इसे सेल नहीं माना जाए। क्या एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में जब माल जाएगा उसे सेल नहीं माना, ठीक है। देखिए, वो एक रीजन क्या था उसका रीजन ये है, हमारे पास 3 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2, डिपार्टमेंट। अब अगर एक डिपार्टमेंट वो ये अलग चीज है डिपार्टमेंट वाइज, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ये एक ही बिजनेस के हिस्से हैं, वहीं पर ये काम हो रहा है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे, दूसरे से तीसरे। फॉर एग्जाम्पल हम कपड़े का काम करते हैं, पहले कपड़ा बनाते हैं और फिर कपड़े को सिलते हैं, फिर बेचते हैं, ठीक है। अब जिस डिपार्टमेंट ने कपड़ा बनाया या जिस हमारे बिजनेस के एक हिस्से ने कपड़ा बनाया, उसने हमारी ही बिजनेस को कपड़ा दे दिया। वो बाहर कोई सेल कर रहा है या नहीं वो अलग बात है, हो सकता है कर रहा है, हो सकता नहीं कर रहा। लेकिन डिपार्टमेंट 1 में सपोज माल बना, कपड़ा बना, इसने डिपार्टमेंट 2 को दिया, डिपार्टमेंट 2 ने सिलाई करी, मान लिया इसने डिपार्टमेंट 3 को करा, इसमें सेल हुआ, यहां से सेल हुआ, यहाँ या यहाँ पैकिंग हुई, फिर भी सेल हुआ, जो भी हुआ। अब क्या है कि अगर डिपार्टमेंट 1, अब हम वहां पर डिपार्टमेंट में अलग अलग टाइप से अकाउंटिंग करते हैं। हम वहां ये कहते हैं कि या तो हम कॉस्ट पे दिखाएं कि डिपार्टमेंट 1 डिपार्टमेंट 2 को जो 5 लाख का माल है तो 5 लाख में दिखाएं। वहां दिक्कत क्या है कि अगर 5 लाख का माल 5 लाख में जाएगा तो डिपार्टमेंट 1 की परफॉर्मेंस हमें पता नहीं चलेगी।
कि वो प्रॉफिट है लॉस है। 5 लाख का माल बना दे दिया, और वो जो 5 लाख का माल डिपार्टमेंट 2 को दिया है उसकी मार्केट वैल्यू क्या है? मान लिया वो मार्केट वैल्यू 6 लाख है। अगर और बिजनेस क्या कर रहे हैं, और 6 लाख रुपए का खरीद रहे हैं, तो अगर हम इसे 5 की बजाय 6 लाख का कॉस्ट माने तो चल जाएगा, क्योंकि और सब भी यही काम कर रहे हैं, और डिपार्टमेंट 1 की परफॉर्मेंस पता चलेगी। अब पता चला जो डिपार्टमेंट 1 की कॉस्ट आ रही है 5 लाख, मार्केट से 4.5 लाख का मिल रहा है, तो हम 4.5 लाख में दिखाना चाहिए ना कायदे से। तो 2-3 मेथड होते हैं, एक कॉस्ट पे ट्रांसफर करें, एक कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे ट्रांसफर करें, एक मार्केट प्राइस पे ट्रांसफर करें। तो ऐसे अलग अलग मेथड होते हैं। वो आपस में बिजनेस के अंदर एक दूसरे को माल दे रहे हैं, वो वाला बात है। और यहाँ साफ साफ बताया है कि एक बिजनेस के पार्ट से दूसरे बिजनेस के पार्ट में जाएगा, उसे हम सेल ही नहीं मानेंगे। तो सेगमेंट नहीं है वो इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब। एंटरप्राइज रेवेन्यू इग्नोर इन हाउस sales that represent revenue to one segment and expense to another। साफ कह रहा है, एक से दूसरे को कर रहा है तो वो हम तो सेल ही नहीं मानेंगे। ठीक है ना, आप सेगमेंट बोल सकते हैं, भाई एक में कपड़ा बन रहा है, एक में कपड़ा सिल रहा है, दोनों अलग अलग सेगमेंट है, आप बोल सकते हैं। लेकिन जब एक दूसरे को आपस में वो सेल हो रही है तो उसे सेल ही नहीं मान रहे हम। ठीक है, सेगमेंट रेवेन्यू, this represent revenue of a particular segment। If each segment were to be constituted as a company by itself, this would have been revenue of each such company। In computing segment revenue, certain items of income should be excluded as provided in standard। तो अलग अलग सेगमेंट रेवेन्यू है ना, मान लिया अलग अलग प्रोडक्ट है, उसमें हमें क्या क्या लेना है रेवेन्यू में। डायरेक्ट रेवेन्यू मतलब जो सेल वगैरह से सर्विस से पैसा आ रहा है वो, है ना। इंटर सेगमेंट इनकम, एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में इनकम हो रही है वो भी ले लेना है, और एलोकेटेड इनकम भी लेना है। और क्या नहीं लेना है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को नहीं लेना है, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम अभी हमने कहा ना, रिपोर्टेबल सेगमेंट क्या है, तो रिपोर्टेबल सेगमेंट में 5 पॉइंट है अभी जो हमें देखना है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में हो सकता है कोई इस बार सेगमेंट बन जाए, अगली बार ना हो, तो अननेसेसरली उसके लिए हमें पूरी दुनिया हिलानी पड़ेगी, सारा रिपोर्टिंग चेंज करनी पड़ेगी। इंटरेस्ट और डिविडेंड, क्योंकि बिजनेस इनकम ऑपरेटिंग इनकम नहीं होती इसलिए वो नहीं लेनी। लिखा है अनलेस दीज आर फाइनेंशियल सेगमेंट, मान लिया हमारा काम ही बैंकिंग बिजनेस है, तब तो इंटरेस्ट डिविडेंड लेंगे, अदरवाइज नहीं लेंगे। गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और रिडेम्पशन लाइबिलिटी अनलेस सेगमेंट आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर। तो यहां पर भी वही बात है कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को बेच रहे हैं। फिक्स्ड एसेट या प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नॉर्मल नहीं बोली, क्योंकि वो बिजनेस का हिस्सा है, हम उस एसेट को यूज कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट क्या है, वो बिजनेस से अलग कहीं पैसा लगाया आपने, तो वो बिजनेस से अलग है ना? अब एक्सपेंसेस में क्या क्या लेंगे हम सेगमेंट एक्सपेंसेस में, तो सेगमेंट एक्सपेंसेस में डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हम दूसरे सेगमेंट के साथ एक्सपेंस शेयर कर रहे हैं वो भी, और एलोकेटेड एक्सपेंस। अब यहाँ पर क्या समझना है, मान लिया सेगमेंट 1 है और सेगमेंट 2 है और सेगमेंट 3 है, अगर ये आपस में ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो जब हम सेगमेंट वाइज प्रेजेंटेशन करेंगे तब तो इसको रेवेन्यू और एक्सपेंस मानेंगे, लेकिन जब हम टोटल पूरे बिजनेस का लेंगे तो हम इन सबको आपस की ट्रांजैक्शन को एक्सक्लूड कर। ये देखो यहाँ क्या लिखा है, एंटरप्राइज के रेवेन्यू में हम लोग इग्नोर कर देंगे आपस में एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट की इनकम और एक्सपेंस, लेकिन जब सेगमेंट की बात करेंगे तब ले लेंगे उसको, क्योंकि सेगमेंट के हिसाब से तो हम बात कर रहे हैं ना। तो वो जैसे हम डिपार्टमेंट की बात कर रहे थे, तो मैंने कहा था ना कि वो हम कैसा काम कर रहे हैं। अगर मान लिया वो डिपार्ट देखो, दो तरीके के डिपार्टमेंट होते हैं, एक हम कपड़ा बना रहे हैं, दूसरा कपड़ा सिल रहे हैं, तो ये बिल्कुल अलग अलग काम हो गया, तो वहां पर तो हम कर सकते हैं एक बार। लेकिन अगर ऐसा है ना, कपड़ा है, कपड़ा बना रहे हैं, तो एक प्रोसेस होता है, जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग में हम प्रोसेस पढ़ो, उसमें क्या रहता है कि एक ने
कपड़ा लिया, एक ने छपाई करी, एक ने उसमें बनाई, मतलब वो एक ही पार्ट पर अलग अलग प्रोसेसिंग हो रही है। कई बार हम उसे भी अलग अलग डिपार्टमेंट बनाकर अकाउंटिंग कर लेते हैं, तो वो सेगमेंट है ही नहीं अलग अलग। तो उसके लिए हमें पहले तो ये देखना सेगमेंट अलग अलग हो, फिर रिपोर्टेबल के लिए बात करेंगे। लेकिन जब हम सेगमेंट के लिए बात करेंगे तो सेगमेंट की इनकम और एक्सपेंसेस में दूसरे सेगमेंट के साथ जो ट्रांजैक्शन हो रही है उसे ले रहे हैं, लेकिन पूरे बिजनेस में उसे नहीं ले रहे, क्योंकि वो इंटर सेगमेंट हमारी ट्रांजैक्शन हो रही है। तो यहां पर भी उन्हें छोड़ा जा रहा है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स हैं, इंटरेस्ट हटाया जा रहा है, लॉसेस हटाया जा रहा है। तो जो चीजें हमने इनकम में हटाई थी वो एक्सपेंसेस में भी हटा दी, है ना। सेगमेंट का रिजल्ट, तो रिवेन्यू, सेगमेंट का रिवेन्यू, सेगमेंट के एक्सपेंस में जो डिफरेंस आएगा उसको हम सेगमेंट का प्रॉफिट या लॉस बोल देंगे। अब सेगमेंट की एसेट भी होंगी अलग अलग, है ना। तो जो भी सेगमेंट के पास सेगमेंट को ऑपरेट करने के लिए एसेट है वो सब सेगमेंट की एसेट, ठीक है ना। तो जो डायरेक्टली उससे रिलेटेड है, एलोकेटेड है रीजनेबल बेसिस पे, वो भी आ जाएंगे। मान लिया हम कोई एसेट है वो हम यूज करते हैं सभी बिजनेस के लिए, सभी पार्ट के लिए, तो अगर हम किसी रीजनेबल बेसिस से बांटते हैं अलग अलग सेगमेंट में, मान लिया एरिया के रेशो में, सेल के रेशो में, तो वो भी हम ले लेंगे, सेगमेंट की एसेट मानेंगे। इवन इंक्लूड गुडविल, अगर किसी सेगमेंट से रिलेटेड है या डिस्ट्रीब्यूट हुई है। लेकिन इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट एसेट्स को हम नहीं लेंगे, जैसा इनकम टैक्स रिफंडेबल है ना, या वो सब है, तो वो नहीं, क्योंकि वो पूरे बिजनेस पे है। सेगमेंट वाइज आप अलग अलग इनकम टैक्स थोड़ी ना दोगे। सेगमेंट एसेट आर टू बी कंसिडर्ड एट अमाउंट नेट ऑफ प्रोविजन एंड अलाउंसेस, मतलब फिक्स्ड एसेट है तो डेप्रिसिएशन लेस करके, डेटर्स है तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स लेस करके जो आएगा वो सेगमेंट की एसेट में। सेगमेंट की लायबिलिटीज, तो सेगमेंट की लायबिलिटीज में भी वही है जो डायरेक्टली उससे रिलेटेड है या फिर डायरेक्टली उससे रिलेटेड है। तो लायबिलिटीज में हमारे पास जो बिजनेस से रिलेटेड, उस सेगमेंट से रिलेटेड डायरेक्टली लायबिलिटीज है वो सब आ जाएंगी, या कोई एलोकेटेड लायबिलिटीज है जैसे असेट्स में था। प्रोविजन फॉर टैक्सेस है ना, वो नहीं आएगा। और इसके अलावा कोई बोरोइंग या अदर लायबिलिटीज हैं जो ऑपरेटिंग पर्पस की नहीं है तो वो भी नहीं आएंगी। अगर असेट और लायबिलिटी दोनों के अंदर ये है कि अगर सेगमेंट में हमने इंटरेस्ट एक्सपेंस लिया है तो लायबिलिटी भी आएगी, इंटरेस्ट इनकम लिया है तो असेट भी आएगी। जस्ट लाइक कि बिजनेस बैंकिंग का है तो उससे रिलेटेड असेट लायबिलिटी भी आएंगी अगर इनकम एक्सपेंसेस में ले रहे हैं तो सेगमेंट लायबिलिटीज में क्या आएगा, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है ना, बिल्स पेबल है, ये सारी चीजें आ जाएंगी। नॉर्मल बिजनेस क्रेडिटर्स हैं, वो सब आ जाएंगे। सेगमेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, they represent the accounting policy used in preparing and presenting the financial statement of the enterprise, as well as those accounting policy that relate specifically to segment reporting. For example, policy related to identification of segment, method of pricing of inter-segment transfer and basis of allocation of revenue and expenses to segment, ये segment accounting policy है। जैसे कोई खर्चा हो गया, अब उस खर्चे को हम कैसे बांटें अलग अलग सेगमेंट में, ये क्या है, सेगमेंट अकाउंटिंग पॉलिसी। अब हमारा मेन है कि हम पहले तो कैसे आइडेंटिफाई करें कि कोई सेगमेंट है और फिर हम उसको रिपोर्ट करें। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेगमेंट, व्हाइल आइडेंटिफाइंग ए बिजनेस सेगमेंट और जियोग्राफिकल सेगमेंट, द फॉलोइंग स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स शुड बी केप्ट इन व्यू। बिजनेस सेगमेंट के लिए क्या ध्यान रखना है, इफ देयर आर एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस इन रिस्क एंड रिटर्न ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, तो उसे आप डिफरेंट सेगमेंट मान लीजिए। अगर डिसिमिलरिटीज बहुत कम है ना और सिमिलरिटी ज्यादा है तो उसे अलग अलग बिजनेस सेगमेंट ना मानते हुए एक ही सिंगल सेगमेंट मानिए।
जियोग्राफिकल सेगमेंट के लिए एक सिंगल जियोग्राफिकल सेगमेंट does not include operation in economic environments with significantly different risk and return. तो अगर आपका एक सेगमेंट है जियोग्राफिक लेकिन उसके अंदर अलग अलग एरिया आ रहे हैं जहां पर रिस्क अलग है, रिटर्न अलग है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट अलग है, तो वो सिंगल नहीं हो सकता, उसे अलग अलग ही बनाना पड़ता। Segment can be classified as geographical segment depending on whether dominant source of risk result from location of customer or location of asset. तो लोकेशन कस्टमर की हो सकती है अलग अलग, लोकेशन असेट की अलग अलग हो सकती है ना, तो ऐसा हो सकता है। तो आपको रिपोर्टिंग सेगमेंट के लिए पहले तो ये देखना बिजनेस सेगमेंट आपके बिजनेस में एक है, अलग अलग है, और जियोग्राफिकल सेगमेंट आपके बिजनेस में एक है या अलग अलग है। तो बेसिस फॉर आइडेंटिफिकेशन सेगमेंट के लिए तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप्स इन्वॉल्वड इन डिसाइडिंग द कंपोजिशन ऑफ बिजनेस और इस जियोग्राफिकल सेगमेंट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इंक्वायरी करनी है इनटू एग्जिस्टेंस और अदरवाइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स। हमारे बिजनेस के अलग अलग यूनिट्स जो है बोर्ड ऑफ एन एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन यूनिट्स रिपोर्टिंग टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सीईओ फॉर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड allocation of resources MIS, and in absence of MIS, management taking cognizance of key characteristics of a segment। कहने का मतलब ये है कि आप देखिए अगर हम अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या सीईओ को कौन कौन सी अलग अलग जानकारी इंफॉर्मेशन देते हैं अलग अलग सेगमेंट के हिसाब से। जजमेंट प्लेज ए डोमिनेंट रोल इन डिसीजन प्रोसेस। We take note of objective of segment reporting and qualitative factors such as relevance, reliability and comparability of financial statement over time। तो जजमेंट डिपेंड करेगा कि क्या ऑब्जेक्ट है, हम क्यों इसको अलग अलग रिपोर्ट करना चाहते हैं और उसका कोई फायदा भी होगा या नहीं, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। सेगमेंट इनकम, एक्सपेंस, असेट एंड लाइबिलिटी, फिर सबका हिसाब अलग करना पड़ेगा। अगर हमारा इंटरनल रिपोर्टिंग के हिसाब से अगर हम देखें ना, क्लासिफिकेशन हमें करनी है, सेगमेंट कितना रिवेन्यू है, एक्सपेंस है, एसेट है, लाइबिलिटी है, शुड देयर बी एनी क्लियर इंडिकेशन टू द कॉन्ट्ररी, मींस कि अगर हम देखें तो ये स्टैंडर्ड के हिसाब से, डेफिनेशन के हिसाब से सेगमेंट आता है या नहीं। आइटम ऑफ सेगमेंट एक्सपेंस असेट शुड बी कोरिलेटेड। फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, तो इंटरेस्ट हमारी interest in bearing liability that are not used to generate operating income in financial nature are considered to be corporate level items। हमने बात करी थी सेगमेंट एसेट और लाइबिलिटी में, अगर ऑपरेटिंग एसेट नहीं है या लाइबिलिटी नहीं है तो वो हम सेगमेंट के एसेट और लाइबिलिटी में नहीं लेंगे, तो वो बिजनेस एज ए होल लेवल पर लिया जाएगा। द बैलेंस आर टू बी रिकॉर्डेड बिफोर एलिमिनेशन ऑफ इंटर सेगमेंट items। however inter segment balance and transaction must be eliminated। जब हम पूरे बिजनेस का करेंगे तो इंटर सेगमेंट जो आइटम्स हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं, एक दूसरे को असेट है, एक सेगमेंट ने पैसा लेना है, एक सेगमेंट को देना है, तो वो बिजनेस टोटल में वो सेट ऑफ हो जाएंगे। ये अभी हम जो सारी थ्योरेटिकल बातें पढ़ रहे हैं, अभी हम देखेंगे न्यूमेरिकल में एक दो बातें यूज होंगी, बहुत ज्यादा बातें यूज उसमें नहीं होंगी। तो इन ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग सेगमेंट एक्सपेंस, तो इंटरेस्ट ओवरड्राफ्ट है या अदर ऑपरेटिंग आइटम से रिलेटेड है ना, should not be included in a part of segment unless the operation of segment are related to financial nature or unless the interest is included as a part of cost of inventory। तो जब तक बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है हम कोई भी इंटरेस्ट एक्सपेंस को सेगमेंट में नहीं लेंगे, हम पहले भी बात कर चुके हैं। इन केस इंटरेस्ट इज इंक्लूडेड एज ए पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री एज पर AS 16, हमने पढ़ा था AS 16 और AS 16 में हमने पढ़ा था कि अगर हमने लोन लिया है और असेट से रिलेटेड या इन्वेंट्री से रिलेटेड, अगर वो क्वालिफाइंग असेट है, मतलब एक सिग्निफिकेंट टाइम लगता है उसे बनने में,
तो जब तक वो असेट या इन्वेंट्री बनकर तैयार नहीं हो जाती, जब तक का इंटरेस्ट हम उसकी कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। अगर ऐसा है तो ये कह रहे हैं आप उसे खर्चे को ले लीजिए, है ना, तो सेगमेंट एक्सपेंस ले लीजिए। तो ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि इंटरेस्ट जो है वो आपका सेगमेंट के रिजल्ट में आएगा या नहीं, कॉस्ट में आएगा या नहीं, ये AS16 के हिसाब से भी आपको देखना है। अब हमें आइडेंटिफाई करना है हमारे कौन से प्राइमरी सेगमेंट है और कौन से सेकेंडरी सेगमेंट। तो अब सेगमेंट के दो ऑप्शन है ना, एक क्या है बिजनेस सेगमेंट और एक क्या है जियोग्राफिकल। तो इन दोनों में से एक को प्राइमरी लेना पड़ेगा और एक को सेकेंडरी। हमारा बिजनेस ज्यादा अच्छे से डिस्क्लोज कैसे होगा, प्रोडक्ट वाइज या फिर एरिया वाइज, तो वो हमें प्राइमरी और सेकेंडरी चुनना पड़ेगा। ठीक है, तो दो होते हैं, एक बिजनेस और एक जियोग्राफिकल सेगमेंट। तो हमारे पास एक दूसरे से रिलेटेड तो है ही, बिजनेस का ही पार्ट है, तो इनमें से एक को प्राइमरी और एक को सेकेंडरी फॉर्मेट के हिसाब से हम चलेंगे। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है ज्यादा बेहतर तरीके से रिस्क और रिटर्न ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंज किस में है, ये जो है बिजनेस सेगमेंट में या जियोग्राफिकल, है ना। तो हमें देखना है कि प्रोडक्ट वाइज रिपोर्टिंग हम करते हैं या जियोग्राफिकल एरिया वाइज रिपोर्टिंग हम करते हैं, यहां से एविडेंस मिलेगा। जो बिजनेस की मेन मैनेजिंग पावर है उन्हें हम इंफॉर्मेशन ज्यादा कौन सी देते हैं, एरिया वाइज या प्रोडक्ट वाइज, बिजनेस वाइज, है ना। प्राइमरी सेगमेंट विल बी डिटरमाइंड बेस्ड ऑन डोमिनेंस फैक्टर। ये बिजनेस सेगमेंट भी हो सकता है और जियोग्राफिकल सेगमेंट भी हो सकता है ना। इफ बिजनेस सेगमेंट डोमिनेट्स एज प्राइमरी तो जियोग्राफिकल सेगमेंट सेकेंडरी हो जाएगा। अगर जियोग्राफिकल डोमिनेट करता है तो बिजनेस सेकेंडरी हो जाएगा। दोनों में से एक प्राइमरी है एक सेकेंडरी है। इफ रिस्क एंड रिटर्न वर इक्वली डोमिनेंट फॉर बोथ द बिजनेस एंड जियोग्राफिकल सेगमेंट then business segment would be regarded as primary segment। देखो एक सीधी सी बात है, अगर हमारे पास अलग अलग टाइप के बिजनेस है तो ज्यादा बेहतर लोग भी यही चाहेंगे कि आप अलग अलग बिजनेस टाइप के हिसाब से प्रेजेंटेशन दें। एरिया वाइज से इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा, ना ही इतना फर्क आएगा अनटिल अनलेस हमारे बहुत सारी कंट्रीज हैं और वहां पर बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है लिमिट से ज्यादा, तो वो अलग बात। इफ क्लियर कट एविडेंस इज अब्सेंट तो यहां पर हमारे को मतलब ये मैनेजमेंट के पास है कि वो क्या चाहते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट वही चाहेगा जो उनके रिपोर्टिंग को, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को देखने वाले लोग हैं वो ज्यादा बेहतर तरीके से उसको इन्फॉर्मेशन मिले। मेहनत तो इन्हें करनी पड़ेगी ना, सारे सेगमेंट में डिवाइड करना पड़ेगा। तो रिपोर्टेबल सेगमेंट पहले तो प्राइमरी और सेकेंडरी में होंगे, है ना। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, तो इन्होंने कुछ बातें बताई हैं जिससे हम थोड़ा सा अंदाजा लगाएं कि क्या प्राइमरी लेना और क्या सेकेंडरी लेना। कंडीशन, अगर हमारा जो रिस्क और रिटर्न है मेनली प्रोडक्ट सर्विस पे ही इफेक्ट आता है तो आप प्राइमरी किसे लेंगे, बिजनेस को, है ना। अगर रिस्क एंड रिटर्न मेनली एरिया के हिसाब से आता है ना, तो बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑफ एसेट और लोकेशन ऑफ कस्टमर तो हम जियोग्राफिकल को प्राइमरी ले लेंगे, है ना। अगर हम बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑफ एसेट ओनली एंड इफ लोकेशन ऑफ कस्टमर इज डिफरेंट तो भी हम जियोग्राफिकल लेंगे, बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑफ कस्टमर तो भी हम। कहने का मतलब ये है कि अगर लोकेशन ऑफ असेट या लोकेशन ऑफ कस्टमर से रिस्क और रिटर्न में डिफरेंस आ रहा है तो प्राइमरी हम किसे लेंगे, जियोग्राफिकल को। लेकिन इसमें एबीसी में फर्क है। क्या ए में लिखा है अगर लोकेशन ऑफ असेट और लोकेशन ऑफ कस्टमर दोनों से रिस्क एंड रिटर्न पे इफेक्ट आ रहा है तो प्राइमरी जियोग्राफिक हो गया और सेकेंडरी बिजनेस हो गया। लेकिन अगर बेस्ड ऑन लोकेशन ऑफ असेट ही आ रहा है तो जियोग्राफिक में हम बेस्ड ऑन असेट ऑफ लोकेशन ऑफ असेट ही लेंगे और सेकेंडरी में बिजनेस भी आएगा और उसके अलावा कस्टमर बेस भी आएगा जियोग्राफिकल सेगमेंट।
क्यों? क्योंकि ज्योग्राफिक सेगमेंट में दो पार्ट है, एक है लोकेशन ऑफ असेट और एक है लोकेशन ऑफ कस्टमर। ए पार्ट में लिखा है दोनों ही मेन रिस्क एंड रिवार्ड में चेंज आ रहा है, तो ये दोनों ही क्या हो गए? प्राइमरी। तो सेकेंडरी क्या हो गया? बिजनेस सेगमेंट। लेकिन अगर इनमें से कोई एक ही प्राइमरी है, मान लिया ये प्राइमरी है, तो ये सेकेंडरी हो जाएगा अलोंग विद बिजनेस सेगमेंट। अगर ये प्राइमरी है, अगर ये वाला प्राइमरी है तो ये सेकेंडरी हो जाएगा। मतलब लोकेशन ऑफ कस्टमर या लोकेशन ऑफ असेट एक पार्ट हमारा प्राइमरी में आएगा, जैसे लोकेशन ऑफ असेट तो लोकेशन ऑफ कस्टमर हमारा सेकेंडरी में आ जाएगा। अगर लोकेशन ऑफ कस्टमर प्राइमरी में आएगा तो लोकेशन ऑफ असेट सेकेंडरी में। ठीक है ना? इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्या? तो इसमें तो फिर दोनों ही आ गए ना, यहाँ तो यहाँ सेकेंडरी में केवल बिजनेस ही आएगा, इसमें बचा कहाँ? दोनों चीजें यहाँ आ गई। सेम नहीं है, दोनों में रिस्क और रिटर्न सब्सटेंशियल है, डिफरेंट है, तो दोनों ही यहां पर कवर हो गई दो चीजें। एक तरीके से मानो कि हमारे पास टोटल ज्योग्राफिक और बिजनेस, ज्योग्राफिक में दो चीजें हैं, 1 and 2, तो टोटल तीन चीजें हो गई, 1, 2 and 3। अब यहां पर क्या है? यहां पर 3 है, तो यहां क्या आ गया? 1 and 2 आ गया। अब यहां 1 and 2 है तो यहां 3 आ गया। लेकिन अगर यहाँ 1 है तो यहाँ 2 and 3 आएगा ना, यहाँ अगर 2 है तो यहाँ 1 and 3 आएगा। ये बातचीत हो रही, समझ में आती है बात? अगर रिस्क एंड रिटर्न ऑफ कंपनीज मेनली अफेक्टेड बोथ बाय, दोनों ही हम समझ ही नहीं पा रहे, दोनों ही सेम आ रहा है, तो हमें जहां कंफ्यूजन है वह बिजनेस सेगमेंट को प्राइमरी माना जाए। ठीक है, अब है रिपोर्टेबल सेगमेंट। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि रिपोर्टेबल सेगमेंट कौन सा है, आप किसको रिपोर्ट करें। अब मान लिया हमारे सेगमेंट है 50, मतलब बिजनेस सेगमेंट के 50 पार्ट है, हम 50 प्रोडक्ट में डील करते हैं, तो रिपोर्टिंग 50 में नहीं होगी, तो हम ये देखेंगे रिपोर्ट करने लायक कितने हैं आउट ऑफ द बिजनेस सेगमेंट, चाहे वो बिजनेस सेगमेंट हो चाहे ज्योग्राफिकल सेगमेंट हो, वो तो सेलेक्ट हो गया। अब उसके पार्ट में क्या आएगा? हम 3 क्राइटेरिया लगाएंगे चॉइस के लिए, है ना। ए सेगमेंट विच सेटिस्फाई एनी वन ऑफ द फर्स्ट 3 क्राइटेरिया विल ऑटोमेटिकली बी ए रिपोर्टेबल सेगमेंट। मतलब 3 में से कोई भी एक बात लागू हो जाएगी तो उसे आपको रिपोर्ट करनी पड़ेगी। क्राइटेरिया 1 है रिवेन्यू और इनकम टेस्ट। मान लिया सेगमेंट का रिवेन्यू 10% या उससे ज्यादा है टोटल रिवेन्यू से, तो वो हमारा रिपोर्टेबल सेगमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इफ इस आपको क्या चेक करना, इस सेगमेंट रिवेन्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10% ऑफ टोटल रिवेन्यू ऑफ ऑल सेगमेंट कंप्राइजिंग बोथ एक्सटर्नल एंड इंटर सेगमेंट सेल। मतलब यहां पर 10% में हमें इंटर सेगमेंट सेल को भी लेना है चेक करने के। इफ आंसर इज यस तो ये रिपोर्टेबल होंगे। इस हिसाब से मैक्सिमम 10 ही तो हो पाएंगे, मतलब 8, 9, 7, 8, 5, 10, ऐसा थोड़ी ना 50 में से 50 हो जाएंगे, क्योंकि 50 के 50 की सेल 10-10% तो हो नहीं सकती, कहीं ना कहीं तो लिमिटेशन करनी पड़ेगी ना, दिक्कत ना है। वैसे मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐसा है कि सेगमेंट 4, 5, 6 ही हो मैक्सिमम पार्ट जो। द टर्म टोटल रेवेन्यू ऑफ ऑल सेगमेंट इज नॉट द सेम एज एंटरप्राइज रेवेन्यू। क्यों? एंटरप्राइज रेवेन्यू के अंदर हम केवल एक्सटर्नल लेते हैं और हम इन हाउस के इंटर सेगमेंट रेवेन्यू को हटा देते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें उसे नहीं हटाना है। यहाँ पर हमें ये चेक करते हुए कि उसे रिपोर्ट करना है या नहीं। क्यों? क्योंकि मान लिया एक, इसको लॉजिक समझो, मान लिया हमारा एक ऐसा सेगमेंट है जिसकी 50% टोटल सेल में से 50 मतलब कपड़ा बनाने का ही काम है, वो हैवी है, लेकिन वो केवल दूसरे डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करता है, तो इतना मेजर चीज को आप इग्नोर कैसे कर सकते?
हेंस इंटर यूनिट सेल को हम इस टेस्ट के लिए कंसीडर करेंगे। एक टेस्ट क्या है, रिवेन्यू और इनकम। दूसरा है रिजल्ट टेस्ट। अगर आपका प्रॉफिट या लॉस जो भी है पूरे बिजनेस का, जितना भी प्रॉफिट लॉस है, उस प्रॉफिट लॉस में से 10% या उससे ज्यादा किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट का है, तो हम उसको भी रिपोर्टेबल सेगमेंट माने। सारे सेगमेंट के प्रॉफिट और लॉस को कंबाइन करने के बाद जो पूरे बिजनेस का प्रॉफिट लॉस आया उसके 10% या उससे ज्यादा किसी पर्टिकुलर सेगमेंट का प्रॉफिट या लॉस है, तो उसे भी हम रिपोर्टेबल मानेंगे। एज्यूम देयर आर 8 डिवीजन, जिसमें से 3 लॉस मेकिंग है और 5 प्रॉफिट मेकिंग है ना। तो जो 10% of total losses of 3 division and 10% of total profit of 5 division will have to be considered for the test। क्योंकि अगर हम कह रहे हैं प्रॉफिट और लॉस तो सेट ऑफ हो जाएगा ना आपस में पूरे बिजनेस का, तो अगर किसी में लॉस है किसी में प्रॉफिट है, तो टोटल लॉस देखो टोटल प्रॉफिट देखो उसका 10%, ताकि हमें पता चल सके कि रिपोर्ट किसे करना। असेट टेस्ट, तीसरा टेस्ट। एक हमने देखा सेल के हिसाब से, एक प्रॉफिट के हिसाब से, अब तीसरा असेट के हिसाब से देख। अगर किसी भी सेगमेंट में पूरे बिजनेस की 10% या उससे ज्यादा असेट है, तो उसे भी हम रिपोर्टेबल सेगमेंट में ले लेंगे। ठीक है। द टोटल ऑफ ऑल सेगमेंट मे नॉट एग्रीगेट टू टोटल असेट, क्योंकि कुछ अनएलोकेटेड असेट भी हो सकती है। कुछ ऐसी एसेट हैं जो एलोकेट ही नहीं हुई सेगमेंट में, तो आप ये मत सोचो कि सारी एसेट का टोटल और टोटल बिजनेस की एसेट इक्वली आएंगे। कई बार कुछ एलोकेट नहीं करते तो वो नहीं आते। तो ये 3 में से कोई भी एक होगा, तो वो तो रिपोर्टेबल सेगमेंट होगा ही होगा। लेकिन हमने शुरुआत से करे थे कि 5 क्राइटेरिया, ये तो 3 ही हुए, तो बाकी के 2 क्या है, मैनेजमेंट चॉइस है। इस सेगमेंट में कोई नहीं भी आ रहा है, मैनेजमेंट को लगता है नहीं ये वाला सेगमेंट हमारे हिसाब से आना चाहिए, तो वो दिखा सकता है। ठीक, जो मैनेजमेंट है उसे अपने बिजनेस के बारे में ज्यादा जानकारी है ना। जो क्राइटेरिया 1 2 3 में से किसी में भी आ रहे हैं, उन्हें तो रिपोर्ट करना ही करना है। इसके अलावा मैनेजमेंट की इच्छा है, वो कुछ और करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। इवन इफ सेगमेंट डज नॉट मीट एनी ऑफ द 3 टेस्ट, मैनेजमेंट चाहे तो अपनी मर्जी से रिपोर्टेबल सेगमेंट बना सकता है ना। क्योंकि उनका नया वेंचर है, उन्हें लग रहा है फ्यूचर में ये बहुत ज्यादा इफेक्ट आएगा, तो वो चाहे तो उसे कर सकते हैं। और लास्ट क्राइटेरिया है 75% टेस्ट। इफ टोटल एक्सटर्नल रेवेन्यू attributable to reportable segment constitute less than 75% of the total enterprise, additional segment should be identified and reportable segment। देखो सीधी सी बात है, हमारा अलग अलग सेगमेंट वाइज होना है। अब मान लिया जो 10% की कैटेगरी है, मान लो फॉर एग्जांपल कोई भी क्राइटेरिया मीट ही नहीं कर पा रही है, 50 आइटम है हमारी और सब में 2 4 5 7% है, तो सेगमेंट रिपोर्टिंग में तो 0% आ रहा है। ये कह रहे भैया फिर अपने हिसाब से डालो, जब तक कि सेगमेंट वाइज रिपोर्टिंग में टोटल जो हमारा बिजनेस है उसका 70% रेवेन्यू आना चाहिए। नहीं है तो अपने हिसाब से जोड़ो, उसमें डालो, है ना। तो ये हमारे हैं नोट है कुछ। सेगमेंट रिपोर्टेबल कब होगा, इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग पीरियड। A segment identified as a reportable segment in the immediately preceding period because वहां पर 10% की लिमिट में आ रहा था, लेकिन इस साल नहीं आ रहा है ना। तो यहां लिखा है इट सेटिस्फाइड 10% should continue to be reportable segment for the current period, चाहे इस बार वो 10% में आए या ना आए। अगर कोई पिछली बार 10% की लिमिट की वजह से रिपोर्टेबल सेगमेंट था, इस बार नहीं है, तो उसे इस बार भी दिखाओ। अगली बार जरूरी नहीं है, आप अगली बार चाहे मत दिखाना, लेकिन कम से कम 2 बार तो उसे जरूर दिखाओ। कम से कम 2 बार नहीं, सॉरी, मतलब पिछली बार है तो अगली बार दिखाना है, अगली बार नहीं है तो उससे अगली बार चाहे मत दिखाओ। If a segment is identified as a reportable segment in current period because it has satisfied 10%, preceding period segment data that is presented for the competitive purpose should, unless it is impracticable to do so, उसे भी लेना चाहिए। पता है क्या है,
जब हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है तो उसमें हमारा एक करंट ईयर और एक प्रीवियस ईयर ऐसा आता है, दो इंफॉर्मेशन। अब ये कह रखा है कि मान लिया हमारा ए बी सी डी 4 प्रोडक्ट है, इस बार ए हमारा आया रिपोर्टेबल सेगमेंट और पिछली बार नहीं था, वो इस बार ही एंट्री हुई है उसकी। तो कह रखा है कि पिछली बार नहीं था ना, तो भी अब यहां पर प्रीवियस ईयर की इंफॉर्मेशन के लिए पिछली बार की रिलेटेड इंफॉर्मेशन उठाकर यहां डालो, अनटिल अनलेस इट इज इम्पॉसिबल। कैसे? मान लिया इस बार नया बिजनेस सेगमेंट आया, पिछली बार था ही नहीं, तब तो अलग बात है, नहीं तो आप इसको डालना चाहिए ताकि कंपैरिजन हो। और ऐसे ही मान लिया ए पिछली बार था, इस बार नहीं है, तो पिछली बार का डाटा तो है ना, इस बार भी डालो, इसको कंपैरिजन हो जाएगा। अगली बार नहीं होगा तो मत डालना चाहिए, ठीक है ना। तो ये इसलिए कह रहे हैं ताकि हम आपस में कंपैरिजन भी कर पाए और पता भी चल पाए कि पिछली बार क्या था, इस साल क्या है, कम हुई ज्यादा हुई सेल क्या है। इलस्ट्रेशन से समझते हैं। अब आपको ये लगेगा कि ये तो बहुत ही ज्यादा आसान है ना। देखो, सेगमेंट के हिसाब से सेगमेंट का रिवेन्यू देखें तो सेगमेंट हमारे पास STUVWXYZ है ना। सेगमेंट की जो सेल है एक्सटर्नल वो दे रखी है टोटल 400, और इंटर सेगमेंट सेल दे रखी है 200, टोटल हमारी 600 हो गई। लेकिन अगर हम बात करते हैं एंटरप्राइज की तो वो एक्सटर्नली लेती है, इंटर सेगमेंट नहीं लेती, तो टोटल एंटरप्राइज की 400 ही है, ठीक है। समझ में आती है बात। अब अगर हम देखें, अब हमारी क्राइटेरिया क्या है, रिवेन्यू का 10% क्राइटेरिया है ना। अब उसके लिए हम इंटरनल सेल को भी लेते हैं, ठीक है ना। अब ये बताओ एस एस की जो रिवेन्यू है वो कितनी है, 100 आउट ऑफ 600 है ना। तो 100 डिवाइड बाय 600 इंटू 100 कितने परसेंट आया, तो इसका मतलब ये रिपोर्टेबल सेगमेंट तो हो गया, 10% से ऊपर हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद टी की बात करते हैं। टी का है 315, तो 315 अपॉन 600 इंटू 100, तो ये भी रिपोर्टेबल हो गया, है ना। ये नहीं हुए कोई भी। तो जो हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया था उस क्राइटेरिया के हिसाब से हमारे एस और टी दो रिपोर्टेबल सेगमेंट हो गए ना। और 75% भी होना चाहिए ना, अगर मान लिया और कोई है ही नहीं तो इन दोनों को ऐड करो, 16.7 और 52.5, तो क्या आता है। अभी और भी आना जरूरी है, अभी तो वैसे तो हमने एक ही टेस्ट कराया, अभी दूसरा टेस्ट था हमारा रिजल्ट टेस्ट ना। अब रिजल्ट टेस्ट के हिसाब से देखा जाए तो कोई प्रॉफिट दे रहा है, कोई लॉस दे रहा है हमें, है ना। तो हमें देखना पड़ेगा प्रॉफिट, तो प्रॉफिट है टोटल 40 और लॉस है 2, है ना। तो प्रॉफिट 5 अपॉन 40 इंटू 100 कितने परसेंट आया, एक कंबाइंड रिजल्ट ऑफ ऑल हमारा जो है टोटल प्रॉफिट 40 आ रहा है ना। तो हमारे पास ये है 90%, है ना। ये क्राइटेरिया में आ जाएगा, ये ऑलरेडी है ना। और तो यहाँ तो ये तो परसेंटेज सही दे रखी है, ये परसेंटेज सही करके निकाल लो। ये हमने बात करी थी कि अगर लॉस और प्रॉफिट दोनों हो तो लॉस के हिसाब से अलग परसेंटेज और प्रॉफिट के हिसाब से अलग परसेंटेज निकाल ली जाएगी। तो ये करो 5, इसका प्रॉफिट 5 है ना, 5 अपॉन 40 इंटू 100, यहाँ से 5 अपॉन 40 इंटू 100 है ना, 12.5%। ये 12.5% आ रहा है। और ये है 15 है ना, 15 अपॉन 40 इंटू 100,
37.5%, और ये 8/40 इंटू 100 20%, और ये तो ये वही आएगा है ना 12.5%, और ये 17.5%। तो इस लिहाज से तो हमारा ये एस टी यू वी तो नहीं आएगा, डब्ल्यू, ठीक है, एक्स नहीं आएगा, वाई और जेड ये सारे आ जाएंगे इस हिसाब से, ठीक है ना। तो इसको हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा एक काम करते हैं, तो थोड़ा सा चेंज करता हूं ताकि अदरवाइज सब कुछ ही हमारा चेंज हो जाएगा। मैं इसको, आप एक काम करें, 40 है ना 60, इसे करें 65, ठीक है। तो ये भी 100 हो जाएगा ना, देखो 100 हो रहा है या नहीं, हो गया। तो ये आ जाएगा 65%, और बाकी सब यही परसेंटेज रहेंगी जो दे रखी है ना, 65 90। तो ये भी आ रहा है 65% है, ये ऑलरेडी आ चुका है, ये रिवेन्यू के बेस पर भी ऐसा आ चुका है ऑलरेडी, और रिजल्ट के बेस पे भी आ रहा है ना। टी पहले ही आ चुका है रिवेन्यू के बेस पर और रिजल्ट के बेस पे भी आ रहा है, ठीक है। यू नहीं आया था पहले रिवेन्यू के बेस पे, क्योंकि उसका रिवेन्यू 7.5% था, लेकिन अब उसका 15% हो गया, तो ये भी आ जाएगा, ये नहीं आएगा कोई। समझ में आता है। अब हम आते हैं तीसरा सेगमेंट का असेट। सेगमेंट असेट है हमारी अलग अलग, तो इसमें इसका टोटल भी बाई चांस 100 आ रहा है, तो सीधा परसेंटेज निकालना आसान है। ये आता है, ये आता है, ये नहीं आ रहा है, ये आता है, ये नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, सही है। अब मैं आपको रिजल्ट बताता हूं क्या है। फर्स्ट टेस्ट के हिसाब से हमारा एस टी आ रहे हैं 2, सेकेंड रिजल्ट के हिसाब से एस टी यू आ रहे हैं, और थर्ड रिजल्ट के हिसाब से एस टी वी आ रहे हैं। तो इन सबको कंबाइन करके एस टी यू एंड वी, ये हमारे 4 सेगमेंट आ रहे हैं रिपोर्टेबल। अगर यहाँ पर चारों को मिलाकर 75% नहीं होता है, तो हम एक आध और ऐड कर लेंगे सेल का, और लेकिन सेल का 75% हो जाएगा, क्योंकि एस की सेल थी 16.7, 52.5, यू की थी 7.5, और वी की थी 2.5। क्या टोटल 75% हो रहा है? हाँ, तो शुड बी मोर देन इक्वल टू 75, तो ये भी हो गया। अब इसका आंसर देखो, सारा का सारा हमें समझ में आ जाएगा कि रिवेन्यू के हिसाब से एस टी 2 है ना, प्रॉफिट और लॉस के हिसाब से एस टी यू हमारे एस टी और यू आ रहे हैं, है ना, टी और यू, एस भी आ रहा है क्योंकि हमने वैल्यू चेंज कर दी है, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं एस टी और यू आ रहे हैं, और असेट के हिसाब से एस टी वी आ रहे हैं, है ना। और ये एज्यूम कर ले, मान लिया कि डब्ल्यू मैनेजमेंट ने लिया, नहीं भी एज्यूम करेंगे कोई दिक्कत नहीं, आपको सिखाने के लिए, बताने के लिए, कि मान लिया डब्ल्यू मैनेजमेंट ने ले लिया, है ना, तो वो भी आ जाएगा, ले सकती है। तो हमारे एस टी यू वी डब्ल्यू आ गए, है ना। तो ठीक है, लेकिन एक्सटर्नल सेल्स, अब देखो यहां पर हमारा जो क्राइटेरिया था 75% का, है ना, तो ये है 75% ऑफ टोटल रिवेन्यू सेल्स एंटरप्राइज की। इसका मतलब एंटरप्राइज की सेल तो 400 है ना, तो 400 का 75% कितना होता है? 300। तो क्या हमारी एस टी एस की सेल एक्सटर्नल तो 0 है ना, टी की 255 है, यू की 15 है, वी की 10 है, और डब्ल्यू की 15 है। क्या ये टोटल 300 हो रही है? टू
तो ये 300 तो नहीं हो रही है, इसका मतलब हमें और भी ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो हम जिसकी एक्सटर्नल सेल बची हुई में सबसे ज्यादा है उसे ले लो, एक्स या तो यहां पर लिखा है Z हमने लिया है बेस्ड ऑन द असेट एंड प्रॉफिट, मतलब कोई भी लेंगे तो आ ही जाएगा, हमें चाहिए ना 5, तो कोई भी लेने पे आ जाएगा, तो हम कोई भी ले सकते हैं। हम चाहें तो हम ये कहते हैं कि हम एक्स ले रहे हैं, लेकिन एक्स का जो प्रॉफिट में शेयरिंग है वो 5% है, और जो असेट में शेयरिंग है वो भी 5% है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि हम शेयरिंग देखें किसी भी बचे हुए सेगमेंट जो नहीं लिया है उसकी कंबाइन, कैसे, जैसे ये 11% से, ये तो वी तो ले चुके हैं ना हम, हाँ, जैसे ये 9% है और ये 7 है तो 16% है, ये 5 और 5 है 10 है, ये 5 और 5 है 10 है, ये 3 और 8 है 11% है, तो सबसे ज्यादा जेड आ रहा है असेट और प्रॉफिट को मिलाकर, हम उसे ले सकते हैं। ये मतलब एक वो है मैनेजमेंट, हम माने कि वो अगर ये सोच रही है कि और कौन ज्यादा रिप्रेजेंट कर रहा है, नहीं तो हम ये भी कह सकते हैं कि सेल ज्यादा है एक्स की तो हम एक्स ले रहे हैं, ये भी कह सकते हैं, लेकिन उसका बाकी दोनों चीजों में कंट्रीब्यूशन कम है, ठीक है, तो ज्यादा बेहतर है हम बाकी दोनों चीजें भी देख लें। तो समझ में आया हमें कैसे रिपोर्टेबल बनाना है, बस याद रखिए 75% ऑफ टोटल एंटरप्राइज के रेवेन्यू का होना, ठीक है, और क्योंकि वो 75 तो कोई भी क्राइटेरिया कवर कर ही लेगा, तो बाकी बचे हुए दोनों में जो ज्यादा हमारे को बेहतर इंफॉर्मेशन और ऐड करेगा उसे लेना चाहिए, ठीक है। अदर डिस्क्लोजर्स in measuring and reporting segment revenue from transaction with other segment, inter-segment transfer should be measured on the basis that the enterprise actually used to price those transfers. The basis of price transfer segment and any change therein should be disclosed in the financial statement. एक दूसरे को जो प्राइस ट्रांसफर करते हैं वो हमारे हाथ में, हम जो मर्जी प्राइस ट्रांसफर करें, तो उसमें अगर हमने कोई भी चेंजेस करी हैं तो वो सब हमें डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। Changes in accounting policy adopted for segment reporting that have material effect on segment information should be disclosed, है ना। Such disclosure should be included description on nature of change, financial effect, कोई भी चेंज करा तो वो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, है ना। अकाउंटिंग पॉलिसी में जो चेंज है वो भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा। चेंजेस इन आइडेंटिफिकेशन, चेंजेस इन बेसिस ऑफ एलोकेशन, वो सब बताइए, क्योंकि हम अपनी एसेट को भी रेवेन्यू को, एक्सपेंसेस को हो सकता है एलोकेट करते हैं, तो उसको एलोकेशन में कोई चेंजेस है तो वो भी हमें बताना पड़ेगा। द चेंजेस कैन हैव ए सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द सेगमेंट इंफॉर्मेशन रिपोर्टेड but will not change aggregate financial information reported for the enterprise. To enable user to understand the impact of such changes, the standard require the disclosure of nature of change and financial effect of the change if reasonable determinate. अगर आप पता लगा सकते हैं कितना फर्क आ रहा है तो आपको वो बताना चाहिए। An enterprise should indicate the type of product and service included in each reportable business segment and indicate the composition of each reportable geographical segment, both primary and secondary. मतलब अगर आप प्राइमरी सेगमेंट आपका बिजनेस है तो भी आपको जो सेकेंडरी आपका सेगमेंट है जियोग्राफिक, उसकी डिटेल भी आपको बतानी चाहिए, चाहे उसे डिस्क्लोज बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं कर रहे, लेकिन आपको बतानी चाहिए कि क्या क्या है, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 2, एक्स वाई जेड के पास 3 सेगमेंट है एक्स वाई जेड, टोटल असेट 2 करोड़, 6 करोड़ और 12 करोड़ है। डेफर्ड टैक्स असेट इंक्लूडेड है, उसे हटाना पड़ेगा, असेट इनकम टैक्स असेट को तो हटाते हैं, वो हमें बताया कितना है, तो हमें बताना है कि सेगमेंट रिपोर्टेबल कैसे हो, इसको हटाओ तो क्या क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 में से 1 करोड़ हटा दिया, है ना, तो हमारी टोटल असेट कितनी है, 20 करोड़ है ना, तो x की है 2, इसमें से 1 हटा दिया तो कितना बचा हमारे पास, करोड़। y की ये है, इसमें से कितना हटा दिया, 5.2, और z की
माइनस 11.4 हो गई। ठीक है, अब हमारी टोटल इसका क्या आ गया ना, तो ये तो है ही नहीं एसेट हमारी, तो इसे तो हटा ही दिया। अब इसका 10%, मतलब जहां पर भी 1.76 है तो वो आ जाएगा, तो y और z आ जाएगा, x नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखा है y और z का पास 10% से ज्यादा है तो वही ले लेंगे हम। एज पर AS 17 बिजनेस सेगमेंट और जियोग्राफिकल सेगमेंट में हम 10% और मोर ऑफ टोटल असेट ऑफ ऑल सेगमेंट लेते हैं। सेगमेंट असेट डू नॉट इंक्लूड इनकम टैक्स असेट। क्लियर है ये बात? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल ऐसा XYZ है ना। टोटल एसेट की कंपनी की 10 करोड़ है, इसमें से 2 करोड़, 3 करोड़ और 5 करोड़ है। इसमें से असेट है 0.5, 0.4 एंड 0.3, तो क्या बची 1.5, 2.6 एंड 4.7। टोटल सेगमेंट सबका ऐड करके क्या आया हमारा 8.8, इसका 10% 0.88 है ना, तो 0.88 होना चाहिए, ये सब में ही आ रहा है तो सारे के सारे सेगमेंट में आ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, हमारे पास MNOPQR अलग अलग हमारे पास सेगमेंट है। ठीक है, तो चीफ अकाउंटेंट और सुपर लिमिटेड गिव द फॉलोइंग सेगमेंट एसेट, सेगमेंट रिजल्ट और सेगमेंट रिवेन्यू। तो हमें बताना है कौन सा रिपोर्टेबल है ना। तो असेट के हिसाब से MNO, असेट के हिसाब से MNO आ जाएगा तीनों। ये जो हमारी असेट है लॉसेस है ना, तो लॉसेस का टोटल करें कितना आ रहा है, अलग अलग, प्रॉफिट अलग और लॉस अलग। प्रॉफिट कितना है, तो है प्रॉफिट, और लॉस, ये लॉस तो 200 होगा ना, तभी तो टोटल -100 आ रहा है। प्रॉफिट 100 है तो ये 200 होगा ना, या नहीं? इन्होंने पता क्या सिस्टम कर रखा है आपको, है ना, ये जो अभी हमने पढ़ा था, इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको करना क्या है, ये क्या कर रहे हैं, आप प्रॉफिट देखो और लॉस देखो अलग अलग। इसमें ज्यादा क्या है, लॉस, उसका परसेंटेज निकाल, ये करना है जो भी ज्यादा हो। ठीक है, चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस है। ऐसे ही यहां पर करते हैं, यहां पर प्रॉफिट कितना है और लॉस 185, तो लॉस ये जो लिखा है वो -100 है, -100 के लिए लॉस हमारा 200 होना चाहिए, तो इसमें कहीं लॉस को बढ़ा देते हैं। 200 करने के लिए 15 बढ़ाना है ना, तो कहीं पे भी हम अगर हम लॉस बढ़ा दें, n का लॉस बढ़ा दो तो 140, मान लिया इसका लॉस 140 है। ठीक है, तो लॉस -200 है और प्रॉफिट 100 है, तो -200 का 10%, मतलब 200 का 10% मानो, जिसका भी 20 लॉस हो या प्रॉफिट हो उसे लेना। ठीक है, तो 20 लॉस या हमारा प्रॉफिट जो भी है ना, तो कितना आ रहा है इस हिसाब से MN, यहाँ पर 3 क्राइटेरिया आ गए, तो आपको क्या देखना, प्रॉफिट या लॉस, उसका प्लस माइनस इग्नोर मार के उसका 10% निकाल लो जो भी आएगा किसी। अब सेगमेंट रिवेन्यू 1000 है, तो 1000 का 10% होता है 100, उस 100 के हिसाब से हमारा MNO और R ये आ जाएंगे, तो इसका मतलब टोटल हमारे MNO R है ना। अब रेवेन्यू का क्या 75% आ रहा है,
रिवेन्यू का 1000 का 75% आना चाहिए ना, 750। क्या MNOR में मिलाकर 750 आ रहा है? तो बस ठीक है, हमारे MNO और R यहाँ पर सेगमेंट हो जाएंगे। ठीक है, एक कंपनी हैज इंटर सेगमेंट ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसी कॉस्ट लेस 10%, मार्केट प्राइस आर जनरली 25% अबव कॉस्ट। क्या ये करेक्ट है? देखो कायदे से तो या तो कॉस्ट पर लें या कॉस्ट प्लस प्रॉफिट लें, वो ठीक है ना। तो यहाँ लिखा है AS17 में हम इंटर सेगमेंट ट्रांसफर शुड बी मेजर्ड ऑन द बेसिस दैट एंटरप्राइज एक्चुअली यूज्ड टू प्राइस दिस ट्रांसफर। हम ये यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए ये नहीं कह सकते कि ये ठीक है, यानी हम तो 10% वो देख रहे हैं ना। द बेसिस ऑफ प्राइसिंग इंटर ट्रांसफर and any change therein should be disclosed, as the enterprise can have its own policy for price transfer। कॉस्ट अकाउंटिंग में जब आप फाइनल लेवल पर आएंगे ना, ये ट्रांसफर प्राइसिंग है चैप्टर ही पूरा, में क्या ट्रांसफर प्राइसिंग है, क्या है वो सारी चीजें है ना। तो ये एक अलग है कि हम सही है या नहीं, लेकिन वो सही है या नहीं जो भी है, यहाँ पर हमें करने के लिए वही लेना है जो इन्होंने लिया हुआ है ना। बिलो कॉस्ट अबव कॉस्ट मार्केट प्राइस, हाउ while whichever pricing policy is followed, तो उसे डिस्क्लोज करना चाहिए और अप्लाई करना चाहिए, है ना। तो इवन तो सही नहीं है, लेकिन जो है उस हिसाब से हम फॉलो कर लेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्शंस क्या हो सकती हैं? इट इज जनरली फेड द सेगमेंट रेवेन्यू एंड एक्सपेंस आर नॉट डिस्टिंग्विशेबल। देखिए कई बार क्या होता है, रेवेन्यू और एक्सपेंस हम अलग अलग कर ही नहीं पाते हैं ना। रेवेन्यू ऑफ ए वीक प्रोडक्ट लाइन may derived only because of the existing of strong product line. Also many joint costs are only separate arbitrarily। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम अलग अलग ही नहीं कर पाते हैं, तो वो दिक्कत है एक, तो है ना। मतलब क्या क्या दिक्कतें हैं इसमें वो हम बात कर रहे हैं। बहुत सारे सेगमेंट रिजल्ट एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, ट्रांसफर पॉलिसी पर होते हैं, लॉजिकली नहीं होते हैं ना। आप एक, अब जैसे अभी अभी हमने कहा था कॉस्ट लेस पर, तो वो तो लॉस ही आएगा ना हमेशा। वेरियस सेगमेंट में कॉमर्स कॉमन रिसोर्सेज होती हैं, एक ही जैसा सामान आ रहा है, एसेट यूज हो रही है ना। सिंस द यूजर आर नॉट इन पोजीशन टू नो द प्रॉपर बेस फॉर द कॉस्ट एलोकेशन, द सेगमेंट रिजल्ट वुड बी लेस देन मीनिंगफुल, क्योंकि हमें ये तो पता नहीं खर्चे बांट कैसे रहे। द लास्ट ऑब्जेक्शन कंसिस्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव implications। Some academic content that company secret will be disclosed, while other refer to competitive hardship suffered by some firms if segmented data is required। सपोज कंपनी एक्स है, एक स्मॉल कंपनी है, उनका एक सेगमेंट आइडेंटिकल टू वन इन कंपनी वाई, जो बड़े हैं। कंपनी एक्स वुड हैव टू डिस्क्लोज द सेगमेंट, कंपनी वाई नहीं कर रही है क्योंकि उसका वो जो एक ऑपरेशन है वो सेगमेंट में आ ही नहीं रहा है, तो ये भी दिक्कत हो सकती है। However, considering the problems of joint cost allocation, often it is suggested to follow a contribution margin approach for reporting segment results। तो ये कह रखे है कंट्रीब्यूशन मार्जिन अप्रोच लगाइए। By this only identifiable costs are deducted from the revenue and gross segment margin may only be indicated। लेकिन वो भी प्रैक्टिकल पर्पस के लिए यूजलेस है, क्योंकि वो प्रोपोर्शन ऑफ आइडेंटिफिएबल कॉस्ट इज सिग्निफिकेंट, मतलब उसका पता लगाना बड़ा मुश्किल है और खर्चा ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए बातें नहीं थी, लेकिन ये है कि हाँ भाई कुछ दिक्कतें हैं, ये हम मान सकते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 4, एम लिमिटेड है, 3 डिवीजन है ए बी सी, है ना। तो यहाँ पर डिवीजन ए, डिवीजन बी, डिवीजन सी दिया हुआ है, कुछ हमें बता रखा है क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट और लॉस है बिफोर टैक्स, फिर रीएलोकेटेड कॉस्ट है, इंटरेस्ट कॉस्ट, फिक्स एसेट, नेट करंट एसेट, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज। हमें एक सेगमेंट रिपोर्ट बनानी है। सेगमेंट रिपोर्ट बनानी है, इसका मतलब ये हमसे ये नहीं कह रहे हैं कि आप जो है
ये चेक करिए क्या है क्या नहीं है, क्योंकि सेल देखें अगर आप डिवीजन की, है ना, तो अगर हम सेल की बात करें तो इसकी सेल है 7200 और इसकी 230 और इसकी 180। तो टोटल सेल अगर हम देखें तो कितनी बैठती है ये हमारी, और उसका अगर हम 10% देखें तो आएगी नहीं हमारी बहुत ज्यादा। लेकिन यहाँ लिखा है कि 3 डिवीजन है और आपको इस ग्रुप का सेगमेंट रिपोर्ट दिखाना है ना। हमसे ये नहीं बोला कि कौन से रिपोर्टेबल है कौन से नहीं। अगर हम इन सभी की रिपोर्ट दिखा दें प्रेजेंटेशन, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सेल्स, है ना। तो सेल हमारी कौन कौन सी हो रही है, डिवीजन ए की सेल होम में कितनी है, 60, है ना। इसकी होम में सेल नहीं है, बी और सी की। अब इसके बाद एक्सपोर्ट सेल सबकी लिख दें, ठीक है। तो टोटल इनकी एक्सटर्नल सेल आ जाएगी। इंटर सेल टू बी ए सब आपस में करें तो इंटर सेल आ जाएगी, जो बाहर टोटल करके नीली हो जाएगी, क्योंकि एक की सेल है एक की परचेजेस है। तो अगर हम पूरे बिजनेस में तो इंटर सेगमेंट आता नहीं है, तो टोटल रेवेन्यू बिजनेस का है 4530, ठीक है। रिजल्ट हमें दिया हुआ है क्या, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और लॉस बिफोर टैक्स, है ना, ये दिया हुआ है। अब जो हमारे पास ये हेड ऑफिस के कुछ खर्चे हैं ये तो एलोकेटेड हैं, लेकिन जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब जो कायदे के इनके सारे खर्चे तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, लेकिन हेड ऑफिस एक्सपेंसेस अभी नहीं लिखे। टोटल कितना इनका 96। तो 96 अगर हमने ये लिखा, हेड ऑफिस के खर्चे रीएलोकेटेड, दोबारा से कॉस्ट बढ़कर आई है। इंटरेस्ट कॉस्ट वो लिखा हमने, है ना। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। और टैक्स रेट दिया हुआ है क्या, नहीं। तो बस ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, और इसके बाद में जो असेट है वो अलग अलग लिख दी, क्या क्या असेट है क्या क्या करंट असेट है, ये सारी चीजें लिख दी बस। एक्सटर्नल सेल्स क्या क्या है वो लिख दी। कहने का मतलब ये है कि रिपोर्टिंग ऐसे होती है पूरे बिजनेस की। अब ये फाइनल लेवल पर ज्यादा आता है ना, कि भैया कैसे है रिपोर्टिंग क्या। आप ये समझो, अगर आप किसी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहे हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीधा टोटल की बजाय उसका ब्रेकअप है अलग अलग सेगमेंट के हिसाब से, तो वो ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। तो ये अगर बनाने को आए तो बना सकते हैं, कोई मुश्किल तो नहीं है। अगर एक आध बार हमने देखा हुआ है तो देखो बिल्कुल सेम ऐसा ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हमारे पास अलग अलग डिवीजन है ना। कौन सी, अगर मान लिया ये मैं ए बी और सी बोल दूं इसको, है ना। ये मैं वैसे आसानी से लिखने के लिए कह रहा हूं कि मैं ए बी सी बोल दूं इसको, तो क्या सिचुएशन होगी, ए बी सी, ना। और फिर हमने इंटर सेगमेंट एलिमिनेट किया था ना, और कंसोलिडेटेड आ गई थी, सही है। तो सेगमेंट रिवेन्यू हमारे पास क्या क्या है, डोमेस्टिक सेल्स 90, और इन दोनों में नहीं है, एलिमिनेशन तो है नहीं कुछ ना। उसके बाद हमारी सेल है एक्सपोर्ट, कितनी कितनी है, इसमें भी कोई एलिमिनेशन नहीं है, 6795,
0505। ठीक है, तो ये आ गई हमारी एक्सटर्नल सेल। यही हमने पिछली बार भी लिखा था, पिछले एग्जाम्पल में, है ना। ठीक है, अब इसमें आपस में इंटर सेगमेंट सेल कितनी है? तो इसकी है 4575, इसकी 45, और टोटल यहाँ तो आएगी नहीं क्योंकि वो हमने रिमूव कर दी, है ना। तो टोटल रेवेन्यू 10,800, 345, 270 और 4620 हटा देते, तो ये 6795 ही बैठेगी। जितना ऐड करा वो हटा दिया। ठीक है, अब प्रॉफिट दिया हुआ है हमें, तो सेगमेंट रिजल्ट दिया हुआ है हमें कितना, 240, 30, 258। फिर हेड ऑफिस कॉस्ट आई है, टोटल कितनी आई, 140, और इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी, 16। अच्छा, हम पहले यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट लिख लें, कितना आ गया, ये 258 माइनस 144, 114। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है, 16, ना। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ गया, 98। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू एसेट्स लाइबिलिटीज, हमें क्या क्या दिया हुआ है, फिक्स्ड एसेट्स कितनी, 300, 180, टोटल 540, ना। और नेट करंट एसेट्स 180, 60, 135, टोटल, और टोटल एसेट्स, ठीक है, और क्या दिया हुआ है हमें, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, है ना। लेकिन यहाँ पर ये है फिक्स्ड एसेट 75 है, जो अलग से हैं हेड ऑफिस की, है ना। ये तो सेगमेंट एसेट हो गई, और अनएलोकेटेड हेड ऑफिस एसेट्स, और वो क्या क्या है, फिक्स्ड एसेट्स कितनी, 75, नेट करंट एसेट्स 72, टोटल कितनी हो गई है, 1122, तो ये टोटल हो गई हमारे पास 915 प्लस 75 प्लस 72, 1062, है ना। अब इसके अलावा है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, कितनी कितनी, 30, 15, 1, हम यहाँ पर ये भी कर सकते थे, चलो, और 180, टोटल 225। और हेड ऑफिस लाइबिलिटीज
57, तो टोटल लाइबिलिटीज 282, ठीक है। और हमें ज्योग्राफिकल सेगमेंट से भी बताना पड़ेगा, है ना। तो हाँ, लिख देता हूं मैं वो, सेल्स रिवेन्यू बाय ज्योग्राफिकल सेगमेंट, सेकेंडरी सेगमेंट है ना, उसका बताना पड़ेगा, है ना। तो होम में कितनी सेल हुई है टोटल मिलाकर 90, और एक्सपोर्ट कितनी हुई है, 6135। एक्सपोर्ट सेल्स अगर हम देखें जो है अलग अलग जगह की एक्सपोर्ट सेल्स, ऊपर वाली लिखी हुई है नॉर्मल 6135, और एक्सपोर्ट सेल्स टू रवांडा 300, और एक्सपोर्ट सेल टू मालदीव्स, है ना। एक्सपोर्ट टू मालदीव्स कितना 270, टोटल टोटल यहाँ लिख रहा हूँ, आगे जगह नहीं बची मेरे पास, तो 6795, 6795, ठीक है। तो इस तरीके से हमें जो दूसरा सेगमेंट है उसको भी दिखाना पड़ेगा कितनी सेल हो रही, ठीक है। एक है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, इसको देख लेते हैं क्या कह रहा है ये, कि हमारे को एक आरपी लिमिटेड है और इसमें बता रखा है कि इनकी सेल्स कितनी है, इंक्लूडिंग इंटर सेगमेंट सेल्स, एक्सपेंसेस, अदर आइटम्स, आइडेंटिफिएबल असेट्स और अदर इंफॉर्मेशन दे रखा है। इंटर सेगमेंट सेल्स कितनी है, जो ऊपर हमारी टोटल सेल है उसमें इंटर सेगमेंट सेल कितनी है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 66,000 है ऑन इंटर सेगमेंट सेल्स। तो हमें बताना है, आइडेंटिफाई करना है रिपोर्टेबल सेगमेंट। तो रिपोर्टेबल सेगमेंट क्या है, हमारे पास तीन होते हैं मेन, 10% ऑफ रेवेन्यू इंक्लूडिंग सेगमेंट सेल्स, 10% ऑफ रिजल्ट, 10% ऑफ असेट और मैनेजमेंट जो चाहे, और 75% ऑफ टोटल बिजनेस का एक्सक्लूडिंग सेगमेंट सेल 75% हमारा आना चाहिए। तो उस हिसाब से हमें करना है। हमारे पास जो सेल्स हैं, हमारे पास अलग अलग सेगमेंट है इसमें, वो कौन कौन से हैं हमारे पास। एक तो फूड प्रोडक्ट है हमारे पास, है ना, और क्या है, प्लास्टिक और हेल्थ और अदर, टोटल कर ले। तो सबसे पहले हम बात करें अगर सेल्स की, है ना, तो सेल्स, तो फूड की सेल कितनी है हमारी 10,000, प्लास्टिक की, हेल्थ की, अदर, टोटल, इसका 10% कितना होता है ना। या तो ये करें या हम परसेंटेज वैसे निकाल लें, है ना। परसेंटेज कितनी हो गई 10,000 डिवाइड बाई 12,294, वैसे निकाल लें, परसेंटेज यहाँ लिख लेंगे एग्जाम में आप। लेकिन अब मुझे पता है कि इस हिसाब से हमारा रिपोर्टेबल सेगमेंट ये हो गया फूड, क्योंकि सेल 1229.4 से ज्यादा है, ठीक है। क्या दिक्कत है, तो इंटर सेगमेंट इसमें इंक्लूडेड नहीं है, इंक्लूडिंग इंटर सेगमेंट इंक्लूडेड तो है, और इंक्लूड ही होना चाहिए था। तो यहां पर ये हो गया फूड 1229, प्लास्टिक भी हो गया,
तो 2 सेगमेंट हो गए हमारे ऑन द बेसिस ऑफ रिवेन्यू। तो रिवेन्यू के हिसाब से 2 सेगमेंट हो गए, फूड एंड प्लास्टिक। अब दूसरा सेगमेंट क्या होता है हमारा, रिजल्ट, है ना। तो रिजल्ट के हिसाब से देखते हैं, रिजल्ट के हिसाब से देखते हैं। तो रिजल्ट हमारा क्या दे रखा है, रिजल्ट सबका मिलाकर देखें, रिजल्ट निकालना पड़ेगा हमें। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इंक्लूड है 66। वैसे रिजल्ट अलग से हम अगर देखना चाहें कि कितना रिजल्ट आ रहा है, तो अलग से हमें प्रॉफिट तो कहीं नहीं दिया हुआ ना, निकालना पड़ेगा, है ना। देखो 10,000 माइनस 7170 करो, हम्म 2830। ऐसे ही प्लास्टिक का निकालो, 440, और हेल्थ का 246, और इसका -36, ना। तो प्रॉफिट का टोटल करो, कितना आ रहा है, 35। तो 3516 का 10% देखेंगे ना, 51.6 जिसमें आ रहा होगा वो ले लेंगे। तो इसका मतलब हमारे इस हिसाब से रिपोर्टेबल सेगमेंट हो गए अगेन फूड एंड प्लास्टिक। तो इसके हिसाब से भी फूड एंड प्लास्टिक ही है, ठीक है। परसेंटेज लिख लेंगे आप एग्जाम में। तीसरा है असेट्स। असेट के हिसाब से देखें तो असेट हमें दे रखी है, कितनी कितनी दे रखी है असेट, हम्म हम्म और टोटल का 10%, 2186 जिसमें आ रहा है। तो इसके हिसाब से भी हमारा फूड और एंड प्लास्टिक ही आ रहा है। तो हर एक में अगर हम देखें तो फूड एंड प्लास्टिक आ रहा है ना। तो हमारे फूड एंड प्लास्टिक ही आ रहा है टोटल मिलाकर। तो अब हमें ये देखना है कि 75% सेल है या नहीं। अगर हम देखेंगे तो इतना ही, हमारी 2 ही रहेंगे। तो जो सेल्स है, टोटल सेल्स वो है 12,294। इसमें से इंटर डिपार्टमेंट सेल टोटल करना, T3। तो कितना बचा, बहुत कम है ये, वैसे इतना फर्क पड़ने का नहीं है। 11, इसका 75%, 8-9 आराम से आ जाएगा, क्योंकि अगर हम 10,000 में से लेस करेंगे 120 तो अकेला फूड में ही आ जाएगा। तो रिपोर्टेबल सेगमेंट इसमें केवल 2 ही है। तो इसे प्रॉपर तरीके से आप प्रेजेंटेशन करके दिखा देंगे, है ना? तो ये हमारा जो मेनली है कि जो सेगमेंट रिपोर्टिंग है, इसको प्रॉपरली आप किस तरीके से रिपोर्ट कर देंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ फूड असेट्स को देखेंगे अगर हम, तो ये हमने लिखा टोटल और कितने परसेंटेज आ रहा है ना। फिर ऐसे रिजल्ट देखा कितने परसेंटेज आ रहा है, और टोटल रिवेन्यू कितने परसेंटेज आ रहा है ना। तो वही रिवेन्यू के बेसिस पर हम फूड प्लास्टिक है, रिजल्ट के बेसिस पे फूड प्लास्टिक है, और एसेट के बेसिस पर भी फूड प्लास्टिक है। लेकिन मैंने वो 75% वाला क्राइटेरिया भी देखना है ना। सारा हिसाब लगाने के बाद में हम पता लगा लेंगे कि रिपोर्टिंग सेगमेंट। तो ये AS17 था, मेनली डिस्क्लोजर था।